हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 9th का पहला चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर्स। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल दैट साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। हमारे आसपास की जो भी चीज़ें नज़र आती है ये इसका आकार विभिन्न होता है, बनावट अलग अलग होता है। इसमें प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, जिस चीज़ से बनी होती है, उसको वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार, प्लैनेट एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और पार्टिकल ऑफ सेंट्स, एवरीथिंग इज मैटर। यानी यहाँ तक कि जो भी चीज़ें हैं, पानी का एक कण, ये सब पदार्थ है। जो हम लोग भोजन करते हैं, जो सांस लेते हैं, पहाड़ पत्थर, जो भी चीज़ें नज़र आती है वो सब मास है। वी कैन आल्सो सी लुक अराउंड दिस ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। यानी जिसमें मास और वॉल्यूम हो वो पदार्थ कहलाएगा। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मैटर इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पार्टिकल that occupy space and have volume। यानी ऐसी कोई वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका कोई द्रव्यमान हो या मास हो, उसे पदार्थ कहा जाता है। जैसे चीनी, नमक, जो भी चीज़ें हैं सब में मास होगा और वो स्थान घेरेगा, वो पदार्थ कहलाएगा। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर होने के लिए दो कंडीशन अनिवार्य है, उसमें मास होना चाहिए और उसका वो स्थान घेरेगा। अब मास किसे नहीं कहेंगे, व्हाट इज डजंट मैटर। अब कुछ चीजें हैं कि दोस्ती, प्यार, लगाव, नफरत, विचार आदि ऐसी चीजें हैं जो न कोई स्थान घेरती है और न ही कोई उसका द्रव्यमान होता है। इसीलिए विज्ञान की दृष्टिकोण से इन्हें पदार्थ नहीं कहा जाता है। सम थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, अटैचमेंट, हेट्स, थॉट, etc. are such things which neither occupy any space nor have any mass, hence they are not called matter। यानी उसको मैटर नहीं कहेंगे। यानी anything that does not have mass or take up space, जैसे heat, light, emotions, thought, idea, ये सब मास नहीं है। जैसे हम जो बचपना हो गया, इमोशन हो गया, विचार हो गया, ये सब मास नहीं कहलाता क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं होता है, ना कोई वो स्थान घेरता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड इन ए फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट एज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, कॉल्ड पंच तत्व। यानी जो प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने मैटर को 5 कैटेगरी में रखा। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, कॉल्ड पंच तत्व। यानी छित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। मतलब हमारा शरीर का भी निर्माण 5 तत्वों से हुआ था, ऐसा मानना था इंडियन फिलोसफर और ग्रीक फिलोसफर का। और सारा चीज जो भी बना है यही लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, यही 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है। Modern day scientists have involved 2 type of classification based on their physical property and chemical nature। Chemical nature और फिजिकल नेचर के आधार पर साइंटिस्ट ने 2 पार्ट में मैटर को रखा है। और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और केमिकल कंपोजिशन के आधार पे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। देखिए आते हैं भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, और रासायनिक पे प्योर और मिक्सचर। प्योर मैटर में एलिमेंट एंड कंपाउंड, और मिक्सचर में भी 2 तरह का है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब कुछ बेसिक टर्म हैं, हम लोग समझ लेते हैं। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सबको डिफाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट इज मास। मास किसे कहते हैं। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। यानी द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। मतलब किसी भी जो वस्तु होती है उसमें पदार्थ की कितनी मात्रा है उसको बताता है। You might have a small object with a lot of mass such as a statue made of lead
You might have a large object with very little mass such as balloon filled with helium. यानी कहने का मतलब आप कोई भी छोटा सा अगर मटेरियल ले लेते हैं, स्टैचू ले लेते हैं, तो उसका वेट जो है ज़्यादा होगा, जबकि एक बलून है बहुत बड़ा सा दिखता है लेकिन उसका जो है मास कम होगा। ये डिपेंड करता है मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे इसमें जो मटेरियल, एक छोटी सी मटेरियल है, उसका डेंसिटी, इसका घनत्व, सघनता पदार्थ का ज़्यादा है तो उसका मास ज़्यादा होगा। और ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है, इसका देखने में बहुत बड़ा है लेकिन ये गैस मॉलिक्यूल है, ये दूर दूर फैला हुआ है, इसलिए इसका मास कम है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर सेम वॉल्यूम का आइटम रहेगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका मास बराबर ही होगा, मास कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन उसका वॉल्यूम अलग अलग होगा। तो ये तीनों बेसिक टर्म को समझते हैं, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी को। अब इसमें एक आता है मास और वेट में क्या डिफरेंस है, वेट को भी समझते हैं। वेट क्या होता है? अगर किसी वस्तु को अगर ग्रेविटी अपनी ओर खींचती है तो उसका वेट कहलाता है। वेट इज ए मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पे अर्थ जितना या कोई भी प्लैनेट ग्रेविटी जिस तरह खींचती है उसको वेट कहलाता है। दैट इज कंबाइंड इफेक्ट। वेट इज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। मास और ग्रेविटी का कंबाइंड इफेक्ट कहलाता है। ग्रेविटी चैप्टर में, ग्रेविटेशनल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। ये g होता है, g का मान वैरी करते रहता है। अर्थ पे g का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और अदर प्लैनेट पे जैसे मून पे चले जाएंगे तो 1/6 हो जाता है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आमतौर पर अर्थ पे जनरल भाषा में वेट और मास में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो है साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वेट इज ए न्यूटन में मापते हैं वेट को। SI यूनिट न्यूटन होता है। अब यहाँ देखें वेट, अगर इस प्लैनेट पे वेट अलग है और मून पे वेट अलग हो जाएगा, जबकि मास सेम रहेगा। अगर 1 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ पे तो इसका वेट 9.81 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि वेट इज इक्वल टू होता है mg, m यानी 1 kg 1 × 9.8, ये 9.8 न्यूटन हो गया। फोर्स लगाएगा अर्थ पे तो ये इसका वेट कहलाएगा। अगर यही चीज मून पे जाएगा तो मून पे ग्रेविटी का मान 1.6 होता है तो 1 kg का मास का हो जाएगा 1.6 न्यूटन। तो वेट और मास में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब वॉल्यूम पढ़ते हैं। वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द मेजर द अमाउंट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जो स्पेस ऑक्युपाई करती है, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। अब वॉल्यूम को कैसे डिफाइन किया, आगे मेजर किया है। द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक यूनिट फॉर वॉल्यूम आर द लीटर एंड मिलीलीटर। ए लीटर इज ए क्यूब 1 डेसीमीटर लॉन्ग ऑन ईच साइड। 1 डेसीमीटर क्यूब को 1 लीटर माना गया और 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 मिलीलीटर। जैसे कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 cm इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है इसको जानते हैं। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। यानी डेंसिटी किसी पदार्थ या वस्तु के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज द मेजर ऑफ द कॉम्पैक्टनेस ऑफ मटेरियल। यानी घनत्व किसी सामग्री की सघनता का माप है, यानी कितने कॉम्पैक्टनेस है, कितने कंप्रेस चीजों से बना हुआ है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, ये डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को केजी में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, तो केजी पर मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। अगर यहाँ से मास निकालना हो, मास डेंसिटी को जनरली ये ग्रीक वर्ड रो
RHO, रो से डिनोट करते हैं। अब ये तीनों में अगर डेंसिटी का मतलब ये हुआ जैसे कोई मटेरियल है एकदम जैसे सॉलिड है, सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होगा, लिक्विड का उससे कम होगा, और जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है उसका डेंसिटी बहुत कम होता है। तो हम डेंसिटी मास, अगर मास बड़ा है यानी वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसका डेंसिटी कम होगा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम जो है अधिक होता है तो डेंसिटी उसका कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है डेंसिटी मास पे और वॉल्यूम पे। ऐसे डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब वाटर में पढ़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो वाटर का डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में इसका डेंसिटी कम होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन 4 डिग्री सी पे मैक्सिमम होता है। और अगर 4 डिग्री से और टेम्परेचर कम होता है तो वाटर, जब वाटर आइस में बदल जाता है, पानी बर्फ में जम जाता है तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है। इसीलिए जो है पानी पे जो है पानी में बर्फ का टुकड़ा तैरते रहता है, बर्फ। तो इसलिए जो ठंडे के दिनों में समुद्र वगैरह में बर्फ पहले ऊपर से जमना शुरू होता है। इसी वजह से 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, इसीलिए ये बर्फ तैरते रहता है। इसलिए जीव जंतु जो है मरता नहीं है। इसका सबसे बहुत ही अच्छा गुण है वाटर का, और क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल्स जो है 4 डिग्री टेम्परेचर पे एकदम अस्थिर हो जाता है, इसलिए इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। ये प्रॉपर्टी है। यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब यहाँ तीनों को दिखाएं ट्रायंगल के द्वारा, जो है मास, वॉल्यूम, डेंसिटी को। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम इधर चला गया, डेंसिटी नीचे आ जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी हो जाएगा। और m निकालेंगे तो m इज इक्वल टू हो जाएगा d इंटू वी। ये सिंपल एक याद रखेंगे तो तीनों निकल जाएगा। अब टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। टेम्परेचर, द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। यानी किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक की मात्रा को तापमान कहा जाता है। मतलब किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट करता है। द टेम्परेचर इंडिकेट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। यानी तापमान कणों की औसत गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। हीट इज द एनर्जी फ्लो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एट ए डिफरेंट टेम्परेचर। देयर इज नो हीट फ्लो बिटवीन द ऑब्जेक्ट एट द सेम टेम्परेचर। अगर सेम टेम्परेचर रहेगा तो हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होगा। एक ही तापमान पर दो वस्तुओं के बीच कोई ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर टेम्परेचर। थर्मामीटर से हम लोग तापमान को मापते हैं। तापमान को मापने के लिए हम 3 स्केल का यूज करते हैं। जनरली वैसे 4 स्केल होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। केल्विन स्केल, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड रैंकिन स्केल। तो हम यहाँ पे 3 स्केल पढ़ेंगे, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इसमें तीनों का जो है अपर लिमिट, इसको समझते हैं। ये तीनों स्केल है, तीनों में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट को वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से मेजर किया है। और ये जो 310, 37.0 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो ह्यूमन का। और ये दोनों का इंटरवल 212 - 32 करेंगे तो 180 डिग्री, और इसमें 100 डिग्री का इंटरवल है, और इसमें 310 का 373 - 273 करेंगे तो ये 100 डिग्री, 100 और 180 डिग्री का डिफरेंस है। अब ये तीनों थर्मामीटर में क्या रिलेशन है कन्वर्ट करने का, वो समझते हैं। तो ये लोअर लिमिट केल्विन स्केल का है, तो K - 273 केल्विन डिवाइडेड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 373 है, 373 - 273 इक्वल टू सेल्सियस स्केल में C
C से डिनोट करेंगे C माइनस 0 बट डिवाइडेड बाय 100 माइनस C 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फ़ारेनहाइट में F माइनस 32 लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट 212 माइनस 32। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू C बाय 100 और F माइनस 32 बाय 180। ये चेंज होने के बाद ये अब ये दोनों में देखेंगे सेल्सियस और केल्विन में, तो क्या है ये 100 100 कैंसिल हो जाएगा, तो K माइनस 273 इज इक्वल टू C, यानी C बराबर सेल्सियस में चेंज करने के लिए केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे, K माइनस 273, और केल्विन में चेंज करना है सेल्सियस को तो सेल्सियस वाले में 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन स्केल में आ जाएगा। अब इसी तरह से हम फ़ारेनहाइट स्केल वाले में F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 सेल्सियस से कंपेयर करेंगे तो ये 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9 से, तो F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू C बाय 5, तो यानी C इज इक्वल टू हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू F माइनस 32 बाय 9, ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे C का मान पुट करेंगे तो F का निकल जाएगा, F का पुट करेंगे तो C में, तो हम ये तीनों में रिलेशन देख चुके हैं। तो ये कन्वर्जन है टेम्परेचर का, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में, तीनों में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, तो ये 9 ये 5, तो ये हो जाएगा K माइनस 273 बाय 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाय 9। तो अब K का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो F निकल जाएगा, F का वैल्यू पुट करेंगे तो K निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये रिलेशन है थर्मामीटर में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, C बाय 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाय 9 इज इक्वल टू K माइनस 273 बाय 5। समझते प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? दाब। प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स जितने एरिया पे लगेगा, यानी P इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, ये हो जाएगा प्रेशर। प्रेशर मतलब परपेंडिकुलर फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्रेशर। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। अब ये अर्थ पे जो है, अर्थ सराउंड किया हुआ है एयर से, तो एयर इज ए स्टफ, एयर में भी मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मतलब सारे चीज मिले हुए हैं, कण है। तो ये गैसेस कण का अपना एक मास होगा और इस मास को ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी खींचती है जिसे, तो ये हो जाएगा वेट, यानी M इंटू जी, ये हो गया फोर्स एग्जर्ट करती है वो वेट कहलाता है। तो प्रेशर का डिफिनीशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ ओवरहेडेड एयर डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब अर्थ के सरफेस पे जो रेस्ट करता है वो एरिया हो जाएगा। मतलब हमारे ऊपर जो भी एयर का प्रेशर लग रहा है, एयर का फोर्स लग रहा है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा वो एटमॉस्फेरिक, यानी एटमॉस्फेयर द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 4F बाय A, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे तो mg बाय A। तो ये G इज द ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी सब जगह वैरी करता है, तो हर एक प्लैनेट का प्रेशर भी अलग अलग होगा।
तो अभी हम ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोरोमीटर से मापते हैं। Here is stuff the gas molecules in the atmosphere pulled towards earth due to gravity exert pressure. Barometer यानी मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं बोरोमीटर से। अब समझते हैं बोरोमीटर के बारे में क्या है। टेरी सैली नामक वैज्ञानिक ने एक बोरोमीटर बनाया और उन्होंने एक टब में क्या किया, मरकरी, लिक्विड फॉर्म में होता है, मरकरी को डाल दिया और एक परख नली लेकर के एक ट्यूब लिया और वो वैक्यूम ट्यूब को ये उल्टा करके इसमें रख दिया। तो इसके ऊपर जो एयर है, एयर का प्रेशर लगेगा, ये वैक्यूम था और ये प्रेशर के कारण ये जो मरकरी का ट्यूब है ये ऊपर तक पहुंच गया, यहाँ तक। तो इसका जो हाइट था ये अंडर नॉर्मल कंडीशन में वो इसकी मरकरी का हाइट 76 cm तक पहुंच गया। तो यहाँ पे इन्होंने प्रेशर को P इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, तो फोर्स इक्वल टू निकालेंगे तो mg, तो इसको रो के फॉर्म में लाना है। एरिया मतलब डेंसिटी D बराबर होता है, डेंसिटी बराबर, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू H। तो रो इक्वल टू हो गया मास बाय एरिया इंटू एच, तो मास इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू एरिया इंटू एच। तो यहाँ पे हम मास का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्रेशर इक्वल टू रो इंटू एरिया इंटू एच और इंटू जी डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया एरिया कैंसिल हो गया, तो प्रेशर इक्वल टू फार्मूला हो गया रो एच जी। तो अब ये मरकरी का जो रो है, डेंसिटी है, वो 13.6 होता है ग्राम पर cm क्यूब। तो H की का हाइट जो है 760 mm और G का मान ग्रेविटी का 9.81 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे 760 mm इंटू H का हो गया, सॉरी ये H का वैल्यू हो गया 760 mm, रो का वैल्यू 13.659 होता है, 59 इंटू जी का 9.81। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन आ जाता है P इक्वल टू हो जाएगा रो जी एच। तो रो का मान 13.59 इंटू जी 9.81 गुने ये हाइट हो गया 760 mm। तो ये सारा कैलकुलेट हो करके ये हो जाएगा 101.325 पास्कल के अप्रॉक्स। अब ये किलो पास्कल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 101.325 किलो पास्कल। तो इसी को हम बोलते हैं 1 ATM, 1 ATM भी बोलते हैं। ये टेरी सैली नामक वैज्ञानिक ने अपने नाम पे, या तो ये भी बोलते हैं कि 760 टॉर, उनके नाम के हिसाब से टॉर में रखा गया 760 टॉर या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये जो ट्यूब की हाइट है ये भी प्रेशर का यूनिट है। 1 ATM को 1 बार भी बोलते हैं, 1 बार या 1000 मिलीबार भी बोलते हैं। तो ये सब प्रेशर का यूनिट है। अब आते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.125 किलो पास्कल, 1 ATM एटमॉस्फेयर 1000 मिलीबार
यानी द बार वर्ड बेसिकली मीन्स प्रेशर एंड यूज इन लॉट ऑफ मेट्रोलॉजिकल टर्म में बार का शब्द का प्रयोग होता है। 760 mm Hg यानी मिलीमीटर Hg, ये कुल जो ट्यूब की हाइट थी 760 टॉर भी बोलते हैं। और psi में 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच भी बोलते हैं। और केजी यानी किलो पास्कल इज इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सब याद रखना है। तो ये सब बेसिक टर्म है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नॉर्मल रेंज होता है वो यहाँ समझते हैं इस चार्ट को। ये यहाँ पे हम लोग का 1000 मिली बार, ये एटीएम, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एकदम नॉर्मल कंडीशन में ये 1 एटीएम होता है। 1 एटीएम मतलब ये मिली बार में, ये डेटा मिली बार में दिया हुआ है। तो 1 एटीएम 1000 मिली बार होता है। तो जो नॉर्मल प्रेशर होता है अर्थ पे हमारे ये 950 एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर 950 मिली बार से 1050 मिली बार तक होता है। ये एवरेज प्रेशर। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा 1084 मिली बार, 1084 मिली बार यानी कि अगर कूलम में देखेंगे तो ये 32.01 इंच हाईएस्ट रिकॉर्डेड सी लेवल प्रेशर। आगता साइबेरिया दिसंबर 1968 में आया था। और ये सबसे डेंसर यानी डेंसर एयर के कारण यहाँ पे सबसे कोल्डेस्ट एरिया है, कोल्डेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा ठंड, और उसके कारण जो है एयर डेंस हो गया जिससे वहां का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। सेकेंड हाईएस्ट में 1064 मिली बार है। ये हाईएस्ट रिकॉर्डेड सी लेवल प्रेशर इन यूनाइटेड स्टेट माइल्स सिटी मोन्टाना दिसंबर 1983 में हुआ था। और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर 870 मिली बार, 770 मिली बार यानी 25.7 इंच जो है ये कूलम का है, जो इंचेज में ये सबसे मिनिमम प्रेशर। टाइफोन टिप्स, यहाँ पे साइक्लोन आया था, ये नीचे देखेंगे तो 908 मिली बार, हैरिकेन क्लेमे 828 मिली बार। ये सब जो है ये अगर लो प्रेशर होता है ना, लो प्रेशर के कारण साइक्लोन आता है, जिसके कारण लो प्रेशर से चारों तरफ हवा दौड़ती है, तो ये साइक्लोन और ये स्टॉर्म आने का ये सब खतरा रहता है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ ये है। एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अभी आपको बताया, अगस्ता साइबेरिया है, वो दिसंबर 31 1968 में प्रोड्यूस्ड हुआ था। यहाँ पे वेरी कोल्ड और डेंस एयर मास होता है, डेंस ज़्यादा हो गया जिस वजह से प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और लोएस्ट सी लेवल एयर प्रेशर इवर रिकॉर्डेड वाज 870 मिली बार। और ये अक्टूबर, ये टाइफोन टिप एज ए मूव ओवर, टिप एज इट मूव ओवर गम। तो यहाँ पे साइक्लोन और ये सब एरिया में जो है जहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहाँ साइक्लोन और ये सब हैरिकेन्स आने का खतरा रहता है। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत बने होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत के कणों से मिलके बने होते हैं। तो आइए समझते हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या था और ये कैसे होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। इसको समझते हैं। टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड नोट्स इट्स लेवल,
dissolve some salt or sugar in it with the help of glass rod, and the salt dissolve in the water, but the level of water does not change, and this is because the particle of water get into the space between the particle of water, and this shows that matter is made up of particle. हम एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, उसमें शुगर या सॉल्ट का एक ग्लास रॉड की चम्मच से डाल देते हैं और उसमें उसको हिला करके मिलाते हैं। मिलाने के बाद जो वाटर का लेवल था वो चेंज नहीं होता है। इससे ये पता चलता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। पदार्थ की कण जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसको समझते हैं एक्टिविटी के थ्रू। डिजॉल्व 2 to 3 crystal of potassium permanganate in 100 ml of water in a beaker. Take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml of water, and take 10 ml of this solution and dissolve in 100 ml water. Repeated this process 5 to 6 times, and this shows that a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water because there are millions of tiny particles in each crystal. अब आप देखेंगे कि एक 100 ml में पोटेशियम परमैंगनेट का 2 या 3 क्रिस्टल डालते हैं। डालने के बाद इसमें से 10 ml वाटर निकाल करके दूसरे 100 ml में डाल देते हैं। इस तरह से ये 4-5 बार प्रोसेस करने के बाद भी देखते हैं कि वाटर जो है कलरफुल है। तो इससे ये पता चलता है कि ये 2-3 टुकड़ा जो है एक लार्ज वॉल्यूम वाले 100 ml वाटर में भी वो कलरफुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का कई सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल में बना हुआ है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ ए मैटर। मैटर के पार्टिकल का क्या क्या गुण है वो देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल के बीच जो है, इस मैटर में पार्टिकल के बीच स्पेस होता है, इसको समझते हैं। टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड नोट इट्स लेवल। डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विथ the help of glass rod. The salt dissolve in the water, but the level of water does not change. This because the particle of salt into the space between the particle of water. अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया था। तो पार्टिकल, अब एक बीकर लिए और बीकर में सॉल्ट ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद उस वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है। वो वाटर में शुगर या साल्ट जो है मिल जाता है, घुल जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस था उसमें शुगर और चीनी घुल करके मिल गया है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो पार्टिकल के बीच स्पेस होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। से ये वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच बीच में जो गैप है उसी गैप को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड पुट द ड्रॉप ऑफ ब्लू और ए रेड इंक स्लोली along with the side of the beaker and leave it undisturbed for few hours, and the ink spread evenly throughout the water due to the movement of particle of water and ink. अभी हम देखेंगे कि एक बीकर में 1-2 बूंद ब्लू या रेड कलर का इंक डाल देते हैं और उसको बिना हिलाए डुलाए एक जगह रख देते हैं। तो देखते हैं कि 1-2 घंटे के बाद वो इंक जो है पूरे बीकर में फैल जाता है।
तो इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल का जो मैटर का जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है, ये हमेशा मूव करते रहता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड दे possess kinetic energy. With the increase in temperature, particle move faster. As result, the kinetic energy of particles also increase. ये कंटिन्यूसली मूव करता है। जब हम इसमें टेम्परेचर ऐड करते हैं, जब इसको हीट एनर्जी देते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स और भी फास्ट हो जाते हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की और बढ़ जाती है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। द intermixing of two or more different type of matter in their own is called diffusion. अगर ये दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में इंटरमिक्स होता है तो इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसको एक एक्टिविटीज समझते हैं। टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड एंड ट्राई ब्रेक देम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। इट इज more easier to break the chalk and less easier to break the rubber band and difficult to break the iron nail. This is because the particles in the iron nail are held together with greater force than in the rubber band or a chalk. आप देखेंगे कि एक आयरन का कील है, इसको तोड़ना बहुत ही कठिन हो जाएगा और चॉक को तोड़ना आसान होगा और रबर को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसके जो प्रॉपर्टी होती है, इसके बाउंड सॉलिड का, ये आयरन नेल का जो स्ट्रक्चर है, ये इसका मटेरियल कॉम्पैक्टली बाउंडेड होता है। इसका जो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको तोड़ना इजी नहीं होता है। तो इसके कण जो है एक काफ़ी नज़दीक होते हैं, जिसके वजह से ये बाउंड नहीं टूटता है। और ये चॉक है, चॉक में इसका बाउंड कमज़ोर होता है, इसलिए आसानी से टूट जाता है। रबर बैंड को खींचने पे ये फोर्स लगाएंगे तो फिर वापस छोड़ने पे अपने पोजीशन में आ जाता है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहता है। अगला टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की बेसिकली पहले 3 अवस्था थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम यहाँ पे 5 अवस्था पढ़ेंगे, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। Solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate are different 5 states of matter that have a different physical properties. Solid are often hard, liquid filled containers and gas surrounded us in the air. Each of these state is known as a phase. यानी सभी को ये फेज कहलाता है। सबका प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो हम एक एक करके सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये सारे मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। अब समझते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या क्या होते हैं। सॉलिड का पार्टिकल जो है कण बहुत ही नज़दीक होता है, छोटे छोटे पार्टिकल, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो सॉलिड में क्या होता है, इसका एक फिक्स साइज होता है। जैसे सॉलिड को, जैसे बुक है, बुक सॉलिड है तो बुक का शेप साइज फिक्स है, चाहे उसको टेबल पे रखें या नीचे रखें या बैग में रखें तो बुक अपना शेप में ही रहेगा। इसलिए सॉलिड का शेप एंड साइज फिक्स होता है और इसके अणु आपस में एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी इसके अणुओं के बीच का स्थान मिनिमम होता है
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अणु का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अब लिक्विड में फोर्स, इसके अणु के बीच की दूरी अधिक होती है, यानी कि अगर गैस की बात करें तो गैस में बहुत दूर दूर होता है, और ये इसमें इसके जो आकर्षण बल है, अणु के अंतराण्विक बल, ये कम होते हैं, सॉलिड से कम होते हैं। गैस के अणु दूर दूर फैले होते हैं और इसका कोई फिक्स साइज और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, जबकि साइज फिक्स नहीं होता है। तो ये फिगर में देखते हैं, ये गैस का मॉलिक्यूल दूर दूर होता है, लिक्विड का सॉलिड और गैस के बीच में होता है। तो इसीलिए इसमें अणु के बीच जो बल लगता है वो ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ा कम लगता है, और इसके बीच में दूर दूर। इसके अणु की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए ये दूर दूर फैले रहते हैं। और इसमें ये जो सॉलिड लिक्विड गैस का दो प्रॉपर्टी होता है, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा कम होता है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा सबसे कम होता है। एक होता है जैसे म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केप टेंडेंसी इटी। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन, जिसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वो सॉलिड कहलाएगा, जिसका म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केप टेंडेंसी बराबर होगा तो वो लिक्विड कहलाएगा, और गैस में एस्केप टेंडेंसी ज़्यादा होगी और म्यूचुअल अट्रैक्शन कम होगा, तो ये गैसियस स्टेट कहलाएगा। अब एक एक करके सबका प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हैव ए डेफिनिट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, यानी ठोस का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, इसके कणों के बीच का स्थान न्यूनतम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, ये ज़्यादा होता है क्योंकि इसके बीच का स्थान कम होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, क्योंकि इसके बीच के अणु जो है स्पेस कम होता है, इसलिए इसका मोमेंट कम होता है। मोमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, कणों की गति न्यूनतम होती है। दे आर द लीस्ट कंप्रेसिबल, ये इसको ठोस को दबाने पे वो दबता नहीं है, बहुत ही कम माइनर में दबता है, इसलिए इसे जो है सॉलिड को कम संकुचित होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, ये कंप्रेस नहीं किया जा सकता। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज द लीस्ट, इसका डिफ्यूजन जो है बहुत कम होता है, सबसे कम होता है, सॉलिड का सबसे कम होता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड का प्रॉपर्टी देखते हैं। लिक्विड हैव नो डेफिनिट शेप बट द फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड्स टेक द स्पेस ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे 1 लीटर पानी है तो उसको ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का साइज मतलब आकार ग्रहण कर लेगा, अगर उसको कंटेनर किसी बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो इसलिए वॉल्यूम फिक्स होता है और शेप डिफाइंड नहीं होता है। तो द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, परंतु आयतन निश्चित होता है। इसलिए द्रव जो है पात्र का जिस बर्तन में रखते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, कणों के बीच का स्थान मध्यवर्ती होता है। मध्यवर्ती मतलब ठोस और गैस के बीच होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट करने का मतलब ये हो गया कि ठोस से कम और गैस से अधिक होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, यानी ठोस और इसके बीच होगा, गैस के बीच होता है। द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, कणों के गति
मध्य होती है। दे आर लेस कंप्रेसिबल, ये कम संकुचित होते हैं, यानी गैस की तुलना में लिक्विड को कम संकुचित करते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द सॉलिड, सॉलिड से इसके विसरण की दर जो है ठोस से अधिक होती है। प्रॉपर्टी ऑफ गैस, गैसेस हैव नो डेफिनिट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कहने का मतलब अगर गैस को जिस कंटेनर में रखेंगे तो वो कंटेनर का पूरा स्थान घेर लेता है, जिसे जिस सिलेंडर में रखेंगे वो सिलेंडर में पूरा जगह घेर लेता है, इसलिए उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है और न साइज फिक्स होता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, ये इसके पार्टिकल के बीच जो है स्पेस ज़्यादा होता है, यानी कणों के बीच का स्थान अधिकतम होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल के बीच कम होता है, उसके अंतराण्विक बल जो है वो कम हो जाता है। कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, पार्टिकल का जो मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, कणों के बीच जो गति होती है वो तेज होती है। दे आर द मोस्ट कंप्रेसिबल, ये बहुत ही संकुचित होते हैं, ये सबसे संकुचित होते हैं क्योंकि इसको कंप्रेस्ड किया जा सकता है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, यानी इसका विसरण की दर ठोस और द्रव से अधिक होती है। अब प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा इज द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर, ये प्लाज्मा पदार्थ की उच्चतम ऊर्जा की स्थिति होती है, इसमें मैक्सिमम एनर्जी होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, positive ions and neutrals particles, although it is closely related to the gas phase in that it has no definite shape or volume। प्लाज्मा का भी कोई डेफिनिट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल, आयन और कैटायन, ये सब आयन फॉर्म में होते हैं। इसमें मुक्त गतिमान इलेक्ट्रॉन, धनात्मक आयनों और उदासीन कणों का संग्रह होता है। यह गैस अवस्था में निकटता संबंधित होता है, यानी ये गैसियस स्टेट के करीब होता है क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है, इसलिए इसको प्रॉपर्टी ऑफ एज ए गैसियस स्टेट माना जाता है। प्लाज्मा एज ए वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी इसमें ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये आयन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करने का मतलब ये चार्ज पार्टिकल होते हैं उसमें। प्लाज्मा में बहुत अधिक विद्युत चालकता होती है। प्लाज्मा इज मोर रेडियली इन्फ्लुएंस बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देन बाय ग्रेविटी, ये प्लाज्मा जो है गुरुत्वाकर्षण की तुलना में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत से ज़्यादा प्रभावित होता है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयन इन प्लाज्मा प्रोड्यूस्ड इट्स ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन और आयन की गति अपने स्वयं के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसमें इतनी सारी एनर्जी होती है कि इसके आयन जो है स्वयं का मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, इसको अलग से कोई एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ही एक एक्सट्रीम एनर्जी स्टेट में होता है। तो प्लाज्मा को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा डिटेल में। अब ये यहाँ पे इस फिगर में देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये निगेटिवली चार्ज होते हैं और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब आयन फॉर्म में होते हैं। आयनोस्फीयर में, आयन स्टेट में ये प्लाज्मा, अर्थ पे 99% प्लाज्मा फॉर्म में ही स्टेट ऑफ मैटर होता है, क्योंकि जो लाइटनिंग होती है उसमें भी प्लाज्मा होता है। अरोरा, द एक्साइटेड लो प्रेशर गैस इनसाइड नियॉन साइंस एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो नियॉन का बल्ब होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड
देते हैं तो उसमें भी प्लाज्मा के फॉर्म में फ्लोरेसेंट लाइट निकलती है। वेल्डिंग आर्क, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो चिंगारी निकलती हैं वो भी प्लाज्मा फॉर्म में रहता है। अर्थ आइनोस्फेयर, अर्थ के जो आइनोस्फेयर होता है उसमें भी प्लाज्मा होता है। स्टार, सन, द टेल्स ऑफ कॉमेट, ये सारे चीज़ में प्लाज्मा ही होता है। तो यूनिवर्स में 99% मैटर जो है प्लाज्मा स्टेट में होता है। अब ये देखिए, ये आर्क लाइटनिंग में, लाइटनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही एक लाइटनिंग होती है, जब बादल की गरज होती है तो बिजली का जो चमक होता है उससे जो रेज निकलते हैं वो प्लाज्मा के फॉर्म में होता है। अरोरा इफेक्ट जो है नॉर्थ और साउथ पोल पे ज़्यादा दिखने को मिलता है। जो सन से जो लावा निकलता है वो फील्ड पे, पोल पे ज़्यादा ग्रेविटी के कारण वहाँ पे अट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पे अरोरा देखने को मिलता है। अरोरा को अलग से हम समझाएंगे। ये सब जो कॉमन चीज़ें हैं जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो चिंगारी के फॉर्म में निकलता है जो फील्ड, वो भी प्लाज्मा स्टेट में ही होता है। अब सन में जो प्लाज्मा के, सन हमारा सन, स्टार, प्लैनेट्स का जो भी है ये सब प्लाज्मा फॉर्म में ही है। स्टार, ये जो कॉमेट्स होता है, जो पुच्छल ताराएं जो निकलती है वो प्लाज्मा का ही पार्ट होता है। तो ये सब प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था माना गया है। इसमें हमारे यहाँ के साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने अपने एक क्वांटम फिजिक्स पे रिसर्च किया था, क्वांटम स्टैटिक्स पे। इन्होंने पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में आइंस्टीन साहब को अपना थीसिस भेजा था। फिर उन्होंने, आइंस्टीन साहब ने उस पर और आगे रिसर्च करके उसको पब्लिश कराया था और उन्होंने 5वीं अवस्था के बारे में बताया था कि अगर पदार्थ को जो है लोएस्ट एनर्जी पे, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मैक्सिमम स्टेट ऑफ एनर्जी था। इसमें था कि पदार्थ में अगर उसमें बहुत ही कम मतलब डेंसिटी वाले मटेरियल को, जैसे रुबेडियम पे इन्होंने रिसर्च किया था, तो लोएस्ट एनर्जी वाले, मतलब कहने का मतलब अगर उसका टेम्परेचर 0 कर देंगे, 0 स्टेट से 0 केल्विन पे या -273 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो प्लाज्मा के फॉर्म में मिलता है। द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द लोएस्ट स्टेट एनर्जी, इट फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, दे आर क्रिएटेड ए वेरी कोल्ड टेम्परेचर दैट कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर इन नेचर। नेचर में ऐसे नॉर्मली फॉर्म में नहीं मिलता है। ये एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने इसका 5वीं अवस्था के बारे में बताया। A Bose-Einstein condensate is a state of matter, a dilute gas of boson cooled at temperature very closely to absolute zero, rare near 0 Kelvin. Under such condition, a large fraction of boson occupy the lowest quantum state, at which point microscopic quantum phenomena becomes apparent. बोजोन क्या होता है? बोजोन में जब पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का अगर सम होता है तो वो बोजोन कहलाता है। अगर वो विषम संख्या होती तो फॉर्मियन स्टेट में आ जाता है। तो अलग अलग कंडीशन है, वो आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका यूज क्या होता है। ये स्टेट बोस आइंस्टाइन हैव यूज टू क्रिएट एटम लेजर, atomic clocks and gravitational and rotational और a magnetic sensor with excellent sensitivity। ये 4th स्टेट का जो है यूज होता है एटम लेजर में, एटॉमिक क्लॉक में। ये सब स्पेस जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें यूज होता है, जैसे सेंसर वगैरह बनाने में। जैसे अदर प्लैनेट का फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर करने के लिए ग्रेविटी कितना है अदर प्लैनेट पे, ये सब जो डिवाइसेस बनते हैं उसमें जो इंस्ट्रूमेंट में ये सब का 4th स्टेट का यूज होता है, ताकि उस इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा हो। तो इसमें 4th स्टेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, चेंज ऑफ स्टेट। हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर किसी भी पदार्थ को दाब और ताप यानी हीट एनर्जी और प्रेशर देंगे तो उसका स्टेट चेंज हो जाता है। जब हम लिक्विड में ये तीनों अवस्था
पाया जाता है। जैसे पानी को गर्म करेंगे तो भाप में बदल जाएगा, अगर भाप को ठंडा करेंगे तो पानी में आ जाएगा, पानी को और ठंडा करेंगे तो बर्फ़ में आ जाएगा, और बर्फ़ को गर्म करेंगे तो फिर पानी में आ जाएगा। तो ये देखते हैं आगे। When solid is heated it's change into liquid। अगर कोई सॉलिड को हीट एनर्जी देंगे, गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। When gas is cooled change into liquid। फिर गैस को अगर ठंडा करेंगे, वाष्प को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में आ जाएगा, और जब लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जिससे एग्जाम्पल लेते हैं, आइस इज हीटेड इट्स चेंज इनटू वाटर। इफ़ वाटर इज हीटेड चेंज टू स्टीम, यानी वो भाप में बदल जाएगा। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वो द्रव में बदल जाता है, और जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो गैस में बदल जाता है। जब गैस को ठंडा किया जाता है तो वो द्रव में बदल जाता है, और जब किसी द्रव को ठंडा किया जाता है तो ठोस में बदल जाता है। जैसे बर्फ़ को गर्म करने पर वह पानी में बदल जाता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो वह भाप में बदल जाता है, और भाप को ठंडा, सब रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। यानी कि ये तीनों स्टेट में, वाटर जो है तीनों स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सॉलिड स्टेट है। अगर हीट एनर्जी देंगे तो उसके मॉलिक्यूल जो है आपस में, उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो तरल पदार्थ में बदल जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा, और इसी लिक्विड को फिर ये हीट एनर्जी बाहर निकालेंगे, यानी कि तापमान में इसको, यानी ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद वो फिर सॉलिड में बदल जाएगा, और फिर लिक्विड स्टेट को और गर्म करेंगे और हीट एनर्जी देंगे तो वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा, गैस में बदल जाएगा। फिर इसको गैसियस स्टेट को अगर और ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर ताप में कैसे कैसे चेंज होता है अगर ताप बढ़ाएंगे तो। अब क्या है कि ये सॉलिड है, आइस के फॉर्म में आइस ले रहे हैं, आइस को गर्म करते हैं तो देखते क्या, ये आइस का टुकड़ा है, और ये आइस के टुकड़े को हमने हीट किया तो पार्टिकल आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट। इसके पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं और ये सॉलिड के फॉर्म में रहता है। अब अगर इसको हीट करते हैं तो ये वाटर जो, ये बर्फ़ जो है मेल्ट होकर के पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है, और इसके मॉलिक्यूल जो है फास्टर मूव करने लगते हैं। पार्टिकल मूव फास्टर एंड फर्दर अपार्ट, और अलग अलग दूर दूर हो जाते हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अगर और इसको हीट एनर्जी देते हैं तो ये वाटर को, तो फिर ये हीट एनर्जी देने पे ये वाटर बॉयल हो करके, इवेपोरेट हो करके वाष्प में बदलने लगता है, तो इसके भी मॉलिक्यूल और दूर दूर फैल जाते हैं, तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। द पार्टिकल आर फार अपार्ट एंड मूव वेरी क्विकली एंड रैंडमली। ये जल्दी जल्दी जो है क्विकली जो है मूव करने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है, दूर दूर फैल जाता है कण। तो ये गैस का प्रॉपर्टी है, तो ये स्टीम में आ जाता है टेम्परेचर देने पे। अब यहाँ पे देखते हैं टेम्परेचर से उसके मॉलिक्यूलर मोशन में क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे ये सॉलिड है, अभी हमने बताया कि सॉलिड स्टेट में इसके जो अणु हैं ये एकदम नज़दीक होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जब इसमें हीट एनर्जी देते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो ये वाइब्रेट करके थोड़ा थोड़ा दूर इसके स्पेस बन जाता है, तो ये फिर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। कोल्ड स्टेट में लिक्विड रहेगा तो इसके अणु आपस में रहते हैं, और अगर गर्म करते हैं तो हीट एनर्जी और देते हैं तो ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और ये फास्टर मूव करने लगते हैं, तो इसके अणु दूर दूर हो जाते हैं। तो ये टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर मोशन पे, अगर टेम्परेचर पे का जो है
ये इफेक्ट दिखने को मिलता है। अब कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक बर्नर ले लिया है, इसमें बीकर में आइस का टुकड़ा डाल दिए हैं, ये गर्म करते हैं, इसमें थर्मामीटर लगा देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, जब ये बर्फ़ पिघलना शुरू कर देता है तो थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यानी जब बर्फ़ है, बर्फ़ को हीट एनर्जी देते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है और 0 डिग्री सी पे ये यहाँ पे जब ये थर्मामीटर का रीडिंग जो है ये 0 डिग्री, बर्फ़ के टुकड़े को जब हीट एनर्जी देते हैं तो इसका टेम्परेचर, थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ता है। एक समय आता है जब 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर रुक जाता है, ये बर्फ़ जो है पानी में बदलना शुरू हो जाता है। जब तक पूरा बर्फ़ जो है पानी में नहीं बदल जाता तब तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जब पूरा पानी में बदल जाता है तब फिर जो है इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे देखते हैं, जब वाटर को हीट करते हैं तो वाटर में जो ये थर्मामीटर है इसका स्केल, ये टेम्परेचर वाटर का बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सी पे जाता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, आगे हम बताएंगे। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ही ये कंडीशन आती है। तो वाटर को हम हीट करते करते टेम्परेचर 100 डिग्री सी पे आता है, ये भाप में बदलना शुरू हो जाता है। जब पूरा पानी भाप में बदलने लगता है, जब तक वो 100 डिग्री सी पे ही टेम्परेचर रहता है। जब पूरा वाष्प में बदल जाता है तब फिर उसका टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी देते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल को, उसके बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी खपत हो जाती है। तो उस एनर्जी को बोलेंगे लेटेंट हीट, यानी गुप्त ऊष्मा, छिपी हुई ऊष्मा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे देखते हैं टेम्परेचर किस तरह से रेज करता है। इस ग्राफ में यहाँ पे हमारा सॉलिड है। अब इस सॉलिड में हीट एनर्जी ऐड करते हैं, तो हीट एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो ग्राफ है ये टेम्परेचर का है और ये हीट एनर्जी का। जैसे जैसे गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा किस फॉर्म में। जैसे अब सॉलिड है, यानी यहाँ पे मान लेते हैं आइस है, आइस सॉलिड के फॉर्म में, इसको हीट एनर्जी दिए। तो हीट एनर्जी देने के बाद ये टेम्परेचर स्लाइटली ये इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के बाद यहाँ पर मान लेते हैं ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ मान लेते हैं। ये सॉलिड या लिक्विड कोई भी फॉर्म में रहे तो यहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट होना शुरू करता है। अगर मेल्टिंग स्टार्ट होना शुरू करता है तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। टेम्परेचर नहीं बढ़ता है क्योंकि जबकि यहाँ से यहाँ तक हम हीट एनर्जी ऐड कर रहे हैं, तो ये इस दौरान हीट देते रहने पर भी ये टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अपने बॉन्ड को, जो आइस है ये अपने जो स्ट्रक्चरल बॉन्ड होता है उसको तोड़ने में ये एनर्जी खपत हो जाती है। तो यहाँ पे अगर 0 डिग्री सी पे मान लेते हैं यहाँ है, तो पूरा बर्फ़ जो है जब तक कि ये वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो इस दौरान जो एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फिर यहाँ पे अगर जब पूरा पानी, आइस जो है पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, तब फिर यहाँ से ये स्टार्ट होना, ये लिक्विड जो है ये भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे जैसे बढ़ाएंगे, हीट एनर्जी देते जाएंगे, तो ये एक समय आएगा 100 डिग्री सी, जैसे वाटर के केस में, तो 100 डिग्री सी पे ये बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पानी बॉयल करना शुरू करेगा और भाप में बदलने लगेगा। तो भाप में बदलने लगेगा तो यहाँ से यहाँ तक का एक फेज है, जब पूरा पानी जो है भाप में बदलेगा तब तक हमारा जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो इस फेज को यहाँ पे इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये छुपी हुई ऊष्मा है, इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। फिर जब पूरा गैस में बदल जाता है तब फिर गैस का टेम्परेचर और हीट एनर्जी देंगे तो फिर ये गैस जो है और
टेम्परेचर बढ़ने लगेगा इस गैस का। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सॉलिड से अगर लिक्विड में कोई चीज़ कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जिस टेम्परेचर पे वो पिघलना स्टार्ट कर देता है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। ये सब हम ये नॉर्मल, अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा। और फिर लिक्विड से और सॉलिड स्टेट में चेंज करेंगे तो इसको ये अगर ये मेल्ट हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट। अगर बर्फ़ को फिर वाटर को फिर फ्रीज करेंगे तो बर्फ़ में जमना शुरू हो जाएगा, तो उसको रिवर्स प्रोसेस में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एट विच टेम्परेचर, जब कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है जिस टेम्परेचर पे, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सी पे। बर्फ़ जो है वाटर में कन्वर्ट होता है और वाटर जो है सॉलिड में कन्वर्ट होता है, आइस में कन्वर्ट होता है। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे लिक्विड से गैसियस फेज में क्या होता है, जब लिक्विड से कोई चीज़ गैस में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे इस टेम्परेचर को जिस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट, एट विच टेम्परेचर लिक्विड्स स्टार्ट बॉइलिंग, तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन को समझते हैं। When a solid is heated, the particle begin to vibrate with greater speed and begin to move more freely. Then at particular temperature, the solid melts and change into liquid. The process of melting is known as fusion. The temperature at which a solid melts is called its melting point. The melting point of ice is 0 डिग्री और केल्विन में 273 केल्विन। हिंदी में भी देख लेते हैं। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो कण अधिक गति से कंपन करने लगते हैं और अधिक स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। फिर एक विशेष तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है और पिघलने की क्रिया को संगलन भी कहा जाता है। और वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। और बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी या 273 केल्विन होता है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अभी आपने समझाया था। अब डिफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट atmospheric pressure at its melting point is called the latent heat of fusion. अगर 1 kg सॉलिड को वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर तरल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उसका गलनांक की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। संगलन मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड को गर्म करते हैं, इट्स पार्टिकल बिगिंस टू मूव इवन फास्टर, और ज़्यादा फास्ट होने लगता है। देन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिंस टू बॉयल एंड चेंज इनटू गैस, यानी वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमिना। व्हेन ए लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर. The temperature at which the liquid start boiling is called its boiling point. The boiling point of water is 100 degree C and 373 Kelvin. Boiling point. जब किसी तरल पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके कण और भी तेजी से चलने लगते हैं। फिर एक विशेष तापमान पर तरल उबलने लगता है, मतलब भाप बनने लगता है, और गैस यानी वाष्प में बदल जाता है। उबलना एक बड़ी घटना है। जब कोई तरल उबलता है तो अधिकांश तरल वाष्प में बदल जाता है। जिस तापमान पर कोई तरल पदार्थ उबलना शुरू करता है उसे उसका क्वथनांक कहा जाता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 373 केल्विन होता है।
अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो तरल पदार्थ को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। हमने 2 गुप्त ऊष्मा पढ़ी, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब जिसमें वेपर में बदलने लगेगा वेपर में, और जो एक होता है जब सॉलिड से लिक्विड में बदलने लगेगा। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है, सॉलिड से ना डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, बीच का एक फेज गायब हो जाता है। डायरेक्ट जो है सॉलिड से लिक्विड में लिक्विड नहीं आता है, डायरेक्ट गैस आ जाता है, तो उस स्टेट को, इस फेनोमेना को सब्लिमेशन कहते हैं। द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और ए फॉर्म टू गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इफ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इट्स चेंज इनटू वेपर। इफ द वेपर्स आर कूल्ड इट्स चेंज इनटू सॉलिड। यानी कपूर और अमोनियम क्लोराइड को आप गर्म करेंगे तो सीधे जो है गैस में बदल जाएगा, और गैस को फिर ठंडा करेंगे तो सॉलिड में बदल जाएगा, यानी ठोस कपूर या अमोनियम क्लोराइड को। अब इसमें क्या करते हैं कि इसको, अगर 2 पदार्थ है, सब्लिमेशन एक होता है विधि, अगर 2 पदार्थ एक साथ रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि NaCl है, नमक है, नमक और अमोनियम क्लोराइड मिल गया, तो दोनों को अलग करने के लिए सबसे अच्छा विधि होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक ये बर्नर लेते हैं, हीट से गर्म करते हैं, चाइना डिश है, और इसमें इसके उलट करके एक कीप रख देते हैं ऊपर से, और उसमें कॉटन प्लग डाल देते हैं कीप के ढक्कन पे, और उसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पे जो हीट से ये डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड गर्म होकर ऊपर में वाष्पित हो जाता है, और जो है नीचे नमक अलग हो जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड और उसको बदलने के लिए, जैसे यहाँ नमक का और अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है, तो ये अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट गैस में बदल करके यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको वापस ठंडा करेंगे तो ये यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस विधि से हम जो है उसको अलग कर लेते हैं। तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस। अब नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस। गैस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल कम्स क्लोजर एंड गैस चेंज इनटू लिक्विड। जब हम कंप्रेस करते हैं गैस को तो उसके मॉलिक्यूल आपस में नज़दीक आ जाते हैं, और नज़दीक होने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये लिक्विड फॉर्म में आएगा। नहीं तो टेम्परेचर दे देंगे तो उसका एनर्जी और बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो वो मूव फास्ट करने लगेगा। तो इस केस में लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। से कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस इट चेंज डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, एंड सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज ड्राई आइस। इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है, क्योंकि उसको कंप्रेस्ड करके सॉलिड फॉर्म में किया रहता है, ड्राई आइस के फॉर्म में। जैसे उसका प्रेशर हटा देंगे तो वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब गैस पर दबाव डाला जाता है तो कण करीब आ जाते हैं और गैस तरल पदार्थ में बदल जाता है। जब हम दबाव डालकर और तापमान कम करके गैसों को द्रवीभूत कर सकते हैं। संपीड़ित गैस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। यदि दबाव कम किया जाए तो यह तरल अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाता है, अतः ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए फिगर में कि ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में यहाँ पे एक स्केल है, इसमें प्रेशर बढ़ा जाते हैं। इसका अणु जो है दूर दूर है, जैसे ही प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स पास में आ जाते हैं, और प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो इसके मॉलिक्यूल और पास आ जाते हैं और ये लिक्विफाइड हो जाते हैं, ये लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं।
तो हमारे जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस होते हैं। सीएनजी में भी सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सब प्रेशराइज्ड गैस रहता है, लिक्विफाइड फॉर्म में रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर, यानी तीनों स्टेट में कैसे कन्वर्जन होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिएबल। द स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को बदल करके पदार्थ की स्थिति को बदला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इस फिगर में, तो ये सॉलिड है। सॉलिड को अगर गर्म करेंगे, हीट एनर्जी देंगे, तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। तो इस प्रोसेस को सॉलिड से लिक्विड में बदलना फ्यूजन कहलाता है। और अगर लिक्विड्स को अगर हीट एनर्जी इसमें से निकाल देंगे तो इसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को। फिर अगर लिक्विड से गैस में बदलेगा तो वेपोराइजेशन बोलेंगे। अगर गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आएगा तो कंडेंसेशन बोलेंगे। अब ये तीसरा स्टेट है, ये गैस से सॉलिड में लाना, सब्लिमेशन कहलाता है। डायरेक्ट जो है गैस सॉलिड में बदल जाएगा और सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से गैस में बदल जाएगा तो सब्लिमेशन कहलाएगा। ये आगे भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। अब है इवेपोरेशन। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन enough energy to overcome the forces of attraction and change to vapor state। यानी किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे के तापमान पर भाप में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण एक सतही घटना है। अब इसको समझते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। जैसे इस टब में पानी भरा है, ये बर्तन है, इसमें आप हीट एनर्जी दे रहे हैं। हीट एनर्जी देने से क्या होगा, जैसे गर्म करते जाएंगे तो ये धीरे धीरे ये वाष्प में बदलना चालू हो जाएगा। तो ये भाप में एक ही बार में नहीं बदल जाता है पूरा भाप में, इसको गर्म करते जाएंगे धीरे 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 बदलते जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सरफेस फेनोमिना है, यानी इसके सरफेस वाला टेम्परेचर ये एनफ एनर्जी लेके यहाँ से जो हीटेड है ये एनफ एनर्जी लेके सरफेस पे आएगा और ये धीरे धीरे इसके मॉलिक्यूल स्केप कर जाएंगे, यानी भाप में बदल जाएंगे। तो ये हीट एनर्जी गेन करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। तो यानी ये कहने का मतलब द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी पे बॉयल करता है तो उससे पहले भी वाष्पीकरण होता है। तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। The rate of evaporation depends upon surface area, temperature, humidity and wind speed। ये सारे चीज़ पे डिपेंड करता है। वाष्पीकरण की दर सतह के क्षेत्रफल यानी क्षेत्र पे डिपेंड करेगा, कितना सतह का एरिया है। तापमान पे डिपेंड करेगा, आर्द्रता पे और हवा की गति पर निर्भर करता है। इंक्रीज द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ वेपोरेशन। अगर सरफेस एरिया करने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये लिक्विड है, यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से ये वेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। यहाँ टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, इवेपोरेशन हो रहा है। तो अगर ये एरिया बढ़ा देंगे, ये सरफेस एरिया, तो वेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन रेट ऑफ वेपोरेशन। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब पर भी जो है ये तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन।
करा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता अगर बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में आर्द्रता ज़्यादा रहेगी तो इवेपोरेशन का दर कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसके जो वातावरण का जो मॉलिक्यूल्स का जो वाष्प है वो इसका एनर्जी गेन कर लेगा, इसलिए ये इवेपोरेशन का दर घट जाएगा। इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर हवा का स्पीड बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी कण निकलेंगे जल्दी से वाष्प को दूर भगा ले जाएगा और ये इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। हवा की गति बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये चीज़ फिगर को समझते हैं। ये लो एनर्जी रिमेन्स एज लिक्विड, अगर ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है और आप ये हीट एनर्जी देंगे तो यहाँ पर अगर कोई एनर्जी गेन नहीं करता है तो लिक्विड स्टेट में रहेगा। अगर आप मीडियम एनर्जी पुल बैक इनटू वाटर, अगर आप धीरे धीरे इसको लूप फ्लेम को बढ़ाते जाएंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है एनर्जी गेन करके ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद अगर ज़्यादा एनर्जी देंगे तो इवेपोरेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी, तो ये अपने सतह को छोड़ के स्केप हो जाएगा, यानी कि स्केप, तो ये एटमॉस्फेयर में आ जाएगा ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और ये गैस में बदल जाएगा, यानी हाई एनर्जी इवेपोरेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन के कारण ठंडा कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में समझते हैं। व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स, जब लिक्विड इवेपोरेट्स होता है, वाष्पीकरण होता है, तो द पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड इवेपोरेट सो दैट सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वाटर मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा आसपास का वातावरण ठंडा होता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, जब लोग खुले छत पे मैदान में पानी छिड़कते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान पानी गर्मी को अवशोषित कर गर्म सतह को ठंडा कर देता है, और गर्मियों के दौरान हमें अधिक पसीना आता है, क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान पसीना गर्मी को अवशोषित करता है और हमारा शरीर को ठंडा बनाता है। और गर्मियों में सूती कपड़े पहनने से हमें ठंडक मिलती, क्योंकि सूती कपड़े पसीने को सोख लेता है और जब पसीना वाष्पित हो जाता है तो यह हमारे शरीर को गर्मी को सोख लेता है, जिससे शरीर ठंडा हो जाता है। तो ये प्रोसेस इवेपोरेशन से हमें बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं, मतलब लाभदायक होता है हमारे लिए। तो इसीलिए हम लोग जो है गर्मी के दिनों में कॉटन कपड़े पहनते हैं। ठीक है, आई होप ऑल टॉपिक ऑफ क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।